नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेयरी पाठशाला। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क। होमोजेनाइजेशन बेसिकली रिलेट करता है मिल्क फैट। ठीक है, मिल्क फैट। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है होमो। होमो मतलब सिमिलर। ठीक है, सिमिलर। क्या चीज सिमिलर? साइज सिमिलर। किसका साइज सिमिलर? फैट का साइज सिमिलर। राइट, जो मिल्क में फैट प्रेजेंट है, ठीक है, उसका एक यूनिफॉर्म साइज हमें करना है। सो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज अ homogenization of milk. So today we are going to understand the process, its benefits, right? हम करते क्यों हैं, कितने stages में होता है. So in later video we'll cover that, right? So move towards the basics of homogenization. Basically it is a mechanical process of breaking down the fat which is present in milk, right? अब नॉर्मली हमें पता है कि फैट, मिल्क में जो हमारा फैट होता है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट? बुलबुले जैसा, राइट? जैसा कि हम इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये मिल्क ड्रॉप है, राइट? और इसमें येलो पोर्शन, येलो पार्ट है फैट मोलिक्यूल्स, बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स, बुलबुले जैसा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्लोब्यूल्स का साइज बड़ा है, कुछ का बिल्कुल छोटा है, कुछ का मीडियम साइज है। मीडियम साइज है ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिल्क में फैट होता है उसका साइज 4 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक वेरी करते हैं, राइट? इस साइज में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो लिमिटेशन इसकी क्या होगी? जैसा कि हमें पता है घरों में भी दूध को गर्म करके कुछ समय के लिए रख दिया तो क्रीम अलग हो जाती है। तो वो क्रीम क्या चीज़ है? ये फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, क्रीम अलग हो जाएगी। अब उस क्रीम को सेपरेट होने से बचाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं? होमोजेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। होमोजेनाइजेशन में क्या होगा? जो फैट का अलग अलग साइज है ना, अलग अलग साइज को एक यूनिफॉर्म साइज में लाना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म साइज क्या होगा? फैट साइज हम लोग कितना कर देंगे? बिलो 2 माइक्रोमीटर, राइट? 2 माइक्रोमीटर से कम लाएंगे, जैसा कि हम इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म साइज में हम ले आए फैट मॉलिक्यूल से। ये क्यों किया? just to prevent the separation of cream. So move towards the process of homogenization. Basically it's a very simple process. इसमें क्या होगा? Milk is forced through a small opening under high pressure, right? हाई प्रेशराइज्ड मिल्क को हमें एक स्मॉल ओपनिंग से पास करना है। होमोजेनाइजेशन हो गया, फैट का साइज रिड्यूस हो गया 2 माइक्रोमीटर से के नीचे, राइट? देन द फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर एंड मोर यूनिफॉर्म साइजेस। और साइज कितना हो जाएगा होमोजेनाइज्ड मिल्क का? बिलो 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब मिल्क का हाई प्रेशर कितना प्रेशर? अब होमोजेनाइजेशन के लिए नॉर्मली 150 टू 175 बार, दैट मच ऑफ द प्रेशर वी हैव टू इंक्रीज, राइट? और इतना प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन से पंप का यूज करते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, अब हाई प्रेशर तो हमने कर दिया, मिल्क आया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से पास किया, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो चुका है। अब पास थ्रू द स्मॉल ओपनिंग से पास करना है। तो जो मशीन है, ठीक है, अब जो मशीन होमोजेनाइजेशन प्रोसेस करती है उसे होमोजेनाइजर बोलते हैं, राइट? अब इस होमोजेनाइजर में स्मॉल ओपनिंग वाला पार्ट कौन सा है? दैट वी कॉल्ड एज ए होमोजेनाइजिंग डिवाइस। होमोजेनाइजिंग डिवाइस, ठीक है, होमोजेनाइजिंग डिवाइस। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाई प्रेशराइज्ड मिल्क जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से आया है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, ठीक? सो हाई प्रेशराइज्ड मिल्क डिवाइस में एंटर किया, ठीक है, होमोजेनाइजिंग डिवाइस, दैट इज होमोजेनाइजिंग वॉल, राइट? इस वॉल में एंटर किया। वॉल में एंटर करने के बाद यहां पे एक ओपनिंग हमें दिख रहा होगा, ठीक है? द साइज ऑफ दिस ओपनिंग इज 0.1 मिलीमीटर, राइट? इतना स्मॉल ओपनिंग से हम लोग मिल्क को फोर्स करते हैं, पास करते हैं, ठीक है? यहां से जैसे ही पास होगा तो मिल्क का साइज, फैट का साइज, और साइज हम लोग कितना रखते हैं? बिलो 2 माइक्रोमीटर, ठीक है? तो नॉर्मली पूरे होमोजेनाइजर में 3 बेसिक यूनिट लगी हुई है। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है? सेकेंड वन इज द पंप, दैट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पिस्टन पंप, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज द होमोजेनाइजिंग डिवाइस, दैट इज द वॉल, ठीक है? यहां पे हम देख सकते हैं। सो मूव टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग कंडीशंस की किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे हम लोग होमोजेनाइजेशन करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, अबव 65 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग होमोजेनाइजेशन करते हैं, ठीक है? अबव 65 डिग्री सेल्सियस। अब अबव 65 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि मिल्क फैट
कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स, राइट। अब देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन मिल्क। जो नॉर्मली फैटी एसिड मिल्क में पाई जाती है दैट इज द ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, और ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड, ठीक। तो अलग अलग टाइप की फैटी एसिड्स हमारी मिल्क में पाई जाती हैं, इजंट इट। अब इन फैटी एसिड्स की एक लिमिटेशन क्या है? दे हैव द वेरिएशन, दे हैव द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कुछ फैटी एसिड्स हमारी सॉलिड्स होंगी रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, सम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। सो हमें क्या कंसीडर करके चलना है कि हमें टेम्परेचर होमोजेनाइजेशन का वो रखना है जिसमें सारे फैटी एसिड्स जो मिल्क में प्रेजेंट है, ठीक है, मिल्क फैट में जो सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट है वो लिक्विड है हो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो अबव 60 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म में मिल्क फैट को डिसइंटीग्रेट करना इजी है इफ यू कंपेयर इट विद द सॉलिड फॉर्म। सो दैट इज व्हाई वी टेक द टेम्परेचर अराउंड 65, अबव 65 डिग्री सेल्सियस, ताकि फैटी एसिड्स हमारे सारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, मिल्क में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट और डिसइंटीग्रेट इजीली हो जाए, ठीक। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज द प्रेशर, राइट, जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब होमोजेनाइजेशन हमें पता है हाई प्रेशर पे ऑपरेट करता है, राइट, हाई प्रेशर एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड द प्रेशर विल बी अराउंड 150 टू 175 बार, ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक। 150 से 175 बार इतने पर्टिकुलर प्रेशर पे ऑपरेट करता है। अब देयर आर सर्टेन थ्योरीज बिहाइंड दैट कि इतना ही क्यों लिया, कम प्रेशर पे क्यों नहीं किया। नाउ मूव टुवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ होमोजेनाइजेशन। अब हमें पता है कि एक होमोजेनाइजर में एक लार्जर फैट ग्लोब्यूल स्मॉल और यूनिफॉर्म साइज में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है, स्मॉल साइज में डिसइंटीग्रेट हो रहा था। नाउ देयर आर सर्टेन थ्योरीज बिहाइंड दैट कि वे कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो एक यूनिफॉर्म साइज में टूट रहा था फैट ग्लोब्यूल, राइट। सो द फर्स्ट थ्योरी इज द मैकेनिकल शीयर थ्योरी। मैकेनिकल शीयर थ्योरी बेसिकली है क्या? सपोज वी टेक एन एग्जांपल कि मिल्क में हमारा फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, दिस वन इज द लिक्विड, ठीक है, ये मिल्क है, मिल्क है, मिल्क में हमने फैट ग्लोब्यूल कंसीडर किया। तो अब जब इसके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब इसका हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और दूसरा इसके ग्लोब्यूल के पैरेलल फोर्स लगेगा, ठीक है। सो दैट पैरेलल फोर्स वी कॉल्ड एज ए शीयर फोर्स, शीयर फोर्स जो इसे फाड़ देगा, ठीक है, एक शीयर जो उसको स्लाइड करता हुआ जाएगा और डिसइंटीग्रेट करेगा फैट ग्लोब्यूल को, राइट। सो यही थ्योरी है हमारी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द मैकेनिकल शीयर थ्योरी। बेसिकली इसमें होगा क्या, व्हेन मिल्क इज फोर्स्ड थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग एट अ हाई प्रेशर, ठीक है, जब हाई प्रेशर पे मिल्क स्मॉल ओपनिंग से को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, इसके थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, दैट हाई प्रेशर विल क्रिएट द शीयर फोर्सेस दैट विल ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन, राइट। अब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ज्यादा शीयर फोर्सेस लगेंगे और उतना स्मॉलर साइज में डिसइंटीग्रेट होगा फैट ग्लोब्यूल, राइट। सो द सेकेंड थ्योरी इज द कैविटेशन थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली होगा क्या, कैविटेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ द वेपर बबल्स इन अ लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एंड देन कोलैप्स ऑफ दैट बबल। जब वो कोलैप्स होंगे तो दैट विल क्रिएट अ शॉक वेव जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फैट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। अब एक्चुअल में होगा क्या, जब हाई प्रेशर मिल्क होमोजेनाइजिंग डिवाइस में एंटर किया, हाई प्रेशर मिल्क इधर से आया, सो दैट एरिया इन दैट पर्टिकुलर रीजन ओपनिंग के पास, ठीक है, यहां पर मिल्क की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ, यहां पे हल्का वैक्यूम क्रिएट हो गया इसके कंपैरिजन में, इनलेट के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर रीजन में वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिल्क विल स्टार्ट्स टू बॉयल, ठीक है, मिल्क स्टार्ट्स टू बॉयल और वेपर बबल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे इस पर्टिकुलर रीजन में वेपर बबल स्टार्ट बिकॉज मिल्क टेम्परेचर इटसेल्फ इज 65 डिग्री सेल्सियस यार,
राइट 65 डिग्री सेल्सियस का मिल्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे वेपर बबल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। राइट, और जैसे ही ओपनिंग को क्रॉस करेगा मिल्क, जैसे ही इस ओपनिंग को क्रॉस करेगा क्या होगा, हेयर वेलोसिटी रिड्यूसेस एंड प्रेशर अगेन इंक्रीजेस। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, ड्यू टू दैट हाई प्रेशर जो वेपर बबल बने थे वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, वो कोलैप्स होने के बाद इस पर्टिकुलर रीजन में शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वेपर बबल कोलैप्स होने के बाद शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा। शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा तो जब ये शॉक वेव्स, ये नॉर्मल फैट ग्लोब्यूल है। ठीक है, शॉक वेव्स जैसे ही प्रोड्यूस होगी दैट विल डिसइंटीग्रेट द फैट ग्लोब्यूल्स टू यूनिफॉर्म साइज। ठीक है, ये कैविटेशन थ्योरी थी। ठीक, सो द थर्ड थ्योरी इज द टर्बुलेंस थ्योरी। अब नॉर्मली जो फ्लूइड है जब फ्लो करेगा तो दो टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट वन इज द लेमिनार फ्लो एंड सेकेंड वन इज द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, दो तरह के बिहेवियर होते हैं एट अ लो प्रेशर। ठीक है, जब फ्लो का प्रेशर थोड़ा कम है तो उस पर्टिकुलर केस में जो फ्लूइड होगा वो लेमिनार फ्लो नॉर्मली शो करेगा, और बट एट अ हाई प्रेशर टर्बुलेंट फ्लो शो करता है। ठीक है, अब इन होमोजेनाइजेशन प्रोसेस, अब होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में हमें पता है कि दैट प्रोसेस एट द हाई प्रेशर, राइट, सो द फ्लो ऑफ द फ्लूइड विल बी द टर्बुलेंट फ्लो की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, टर्बुलेंस फ्लो की तरह एक्ट करेगा, तो जब टर्बुलेंट फ्लो होगा तो दैट विल क्रिएट द टर्बुलेंट एडीज इन दैट। टर्बुलेंट एडीज जस्ट लाइक अ बवंडर टाइप। ठीक है, बवंडर, जैसा कि हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि दिस वन इज द टर्बुलेंट एडीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, एंड दैट टर्बुलेंट एडीज कॉजेज द रैपिड एनर्जी डिसिपेशन। हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, दिस टर्बुलेंट मिक्सिंग एंश्योर्स even distribution of the smaller fat globule throughout the milk. These eddies are responsible for the disruption of the fat globules at the uniform size. Right, so this one is the turbulence theory. Now there are two type of homogenization. ठीक है, first one is the single stage homogenization, second one is the second stage homogenization. राइट, अगर हम होमोजेनाइजेशन डिवाइस को देखते हैं तो दिस वन इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की होमोजेनाइजेशन डिवाइस होता कैसे है। ठीक है, सो दैट येलो पोर्शन, दिस वन इज द फोर्सर। ठीक है, पीछे से एक प्रेशर अप्लाई करके इसको सेट किया जाता है। राइट, फोर्सर। सेकेंड वन इज द इम्पैक्ट रिंग एंड थर्ड वन इज द सीट, वॉल सीट। ठीक है, जैसा कि हम पर्टिकुलर पिक्चर में इसमें देख सकते हैं कि दिस वन इज द फोर्सर, वॉल सीट का देख सकते हैं यहाँ पे एक डेफिनेट एंगल प्रोवाइड किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाई प्रेशर मिल्क पीछे से आएगा तो वो दैट विल क्रिएट द वियर इन दैट एरिया। ठीक है, अगर एंगल प्रोवाइड किया तो देयर विल बी अ स्मूथ फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओपनिंग। अब द प्रेशर सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन का ऑपरेटिंग प्रेशर जो होगा, दैट ऑपरेटिंग प्रेशर इज द 2000 psi नॉर्मली इन द डेयरी प्लांट्स। ठीक है, डेयरी प्लांट में 2000 psi का ऑपरेटिंग प्रेशर पे सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन करते हैं। और ये कहां तक करेंगे जब मिल्क में फैट परसेंटेज हमारा अप टू 6% तक हम लोग सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन करते हैं, नहीं तो 2 स्टेज होमोजेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी। अब 2 स्टेज होमोजेनाइजेशन क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपली 2 वोल होमोजेनाइजिंग वोल एडजेसेंटली हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मिल्क हाई प्रेशर पे जब मिल्क हमारा होमोजेनाइजिंग वोल में एंट्री लिया, स्मॉल ओपनिंग से पास किया, फैट एक यूनिफॉर्म साइज में यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मिल्क में फैट परसेंटेज ज्यादा हुआ, अबव 6 हुआ, तो क्या हो जाएगा, जो डिसइंटीग्रेट हो गए थे फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, वो दोबारा से क्लस्टर बना लेंगे एंड अपॉन स्टोरेज क्रीम लेयर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेज होमोजेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली कुछ नहीं है, 2 होमोजेनाइजिंग डिवाइस एडजेसेंटली लगा दिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज से जब मिल्क हमारा गया, ओपनिंग से पास किया, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, दोबारा से क्लस्टर, अगर सपोज किया मिल्क में फैट परसेंटेज 8% है, ठीक है, तो जब 8%
का मिल्क होमोजेनाइजिंग डिवाइस से पास किया, यूनिफॉर्म साइज में डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन एक इशू क्या आएगा, वो दोबारा से क्लस्टर बना लेंगे यहाँ पे। तो दोबारा से सेकंड दूसरे होमोजेनाइजिंग डिवाइस से पास किया, फर्दर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जो क्लस्टर बना है उसको फर्दर डिसइंटीग्रेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए फैट पार्टिकल्स को। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग टू स्टेज होमोजेनाइजेशन का यूज करते हैं व्हेन वी हैव द फैट परसेंटेज इन मिल्क अबव 6%, राइट। और होमोजेनाइजेशन प्रोसेस हम कितने परसेंट फैट तक कर सकते हैं? द आंसर इज 12% फैट तक। ठीक, नाउ देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स लीडिंग टू द नो क्रीम लाइन फॉर्मेशन। कितने ही दिनों तक हम लोग रख लें मिल्क को, क्रीम सेपरेट होगी ही नहीं। ठीक है, तो देर आर सर्टेन प्रोडक्ट, फैट रिच प्रोडक्ट, अगर हम चाह रहे हैं उनकी क्रीम सेपरेट ना हो, फैट सेपरेट ना हो, तो हम लोग होमोजेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। सेकेंड वन इज द मोर वाइटर एंड मोर एपेटाइजिंग कलर, मोर वाइटर कलर। अब एज वी नो कि दूध सफेद होता क्यों है? ठीक है, हमें दिखता है ना कि मिल्क व्हाइट कलर का होता है, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द फैट ग्लोब्यूल्स एंड केजीन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। इसकी वजह से मिल्क वाइटर दिखता है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन करने के बाद हमने फैट ग्लोब्यूल्स का नंबर इंक्रीज कर दिया, तो और भी ज्यादा लाइट स्कैटर होगी, और ज्यादा लाइट स्कैटर हुई तो मोर वाइटर कलर हमें ऑब्जर्व होगा। ठीक है, द थर्ड एडवांटेज इज द रिड्यूस द सेंसिटिविटी टू फैट ऑक्सीडेशन। फैट ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, फैट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि दूध खराब नहीं होगा। मोर फुल बॉडीड फ्लेवर एंड द माउथ फील। जब हम होमोजेनाइज मिल्क को टेस्ट करेंगे तो एक बेटर माउथ फील हमें फील होगा। ठीक है, बेटर स्टेबिलिटी टुवर्ड्स द कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। नाउ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द होमोजेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज द होमोजेनाइज्ड मिल्क कैन नॉट बी एफिशिएंटली सेपरेटेड। अगर हम चाह रहे हैं, अब होमोजेनाइजेशन कर दी मिल्क की, हम चाह रहे हैं कि नहीं क्रीम तो सेपरेट करनी थी, क्रीम अलग करनी है, या कुछ क्रीम फैट परसेंटेज कम करना, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, जो कि हमें सनलाइट फ्लेवर कोज करता है। ठीक है, दैट विल रिड्यूस द हीट स्टेबिलिटी। अगर हमने हाई फैट कंटेंट का मिल्क होमोजेनाइज किया तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा फैट ग्लोब्यूल्स होमोजेनाइज होने के बाद भी क्लस्टर बना रहे थे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में सेकेंड स्टेज होमोजेनाइजेशन करना मैंडेटरी है, राइट। द मिल्क विल नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्ड और सेमी हार्ड वैरायटी ऑफ द चीजेस। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कोएगुलम बनेगा। ठीक है, सॉफ्ट कोएगुलम बनेगा, सॉफ्ट चीज बनेगा उससे। ठीक है, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट हार्ड और सेमी हार्ड वैरायटी ऑफ चीज वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर। अब एफिशिएंट होमोजेनाइजेशन हमारा होगा व्हेन P1 by P2 is 0.2, where the P1 is pressure after first stage homogenization, that is the 2000 psi, और आफ्टर सेकेंड स्टेज हम लोग कितना रखते हैं? 500 psi। इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 0.25। So we know homogenizer is a very energy consuming equipment. So कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा homogenizer? So by this relation we can easily calculate कि energy consumption कितना होने वाला है, right? So here we have some the variables, right? So E, that is the कितना energy consumption हुआ is equal to the Q inlet. What is the flow rate? Q in, that is the flow rate. कितने फ्लो रेट से होमोजेनाइजर के अंदर मिल्क आ रहा है? P1 इज द प्रेशर, फर्स्ट स्टेज होमोजेनाइजेशन का जो प्रेशर है। P इनलेट इज द कितना प्रेशर इनलेट होमोजेनाइजर पे आया। ठीक है, होमोजेनाइजर के अंदर कितने प्रेशर से मिल्क आ रहा है। नॉर्मली P इनलेट की वैल्यू हमारी होती है 2 बार 3 बार। ठीक है, जो पीछे से फ्लो रेट आ रहा है, ठीक है, कितने प्रेशर पे आ रहा है, दैट वैल्यू इज दैट P1 होमोजेनाइजेशन प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है फर्स्ट स्टेज पे। हमें पता है कि होमोजेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेज प्रेशर दैट इज 150 to 175 बार। ठीक है, नॉर्मली इतना रखते हैं डेयरी प्लांट्स में मिल्क के केस में, राइट।
नॉन मैक्सिमम 200 बार, राइट. फ्लो रेट कंसिडर करके चल रहे 18,000 लीटर पर आवर, राइट. P1 होमोजेनाइजेशन प्रेशर दैट विल बी 150, 175, 160, विच में भी ये वेरी कर सकता है हमारा. P इनलेट प्रेशर टू द पंप, ठीक है, कितने प्रेशर पे अंदर आ रहा है, दैट इज द 2 बार, 2, 3, 4 बार नॉर्मली रहता है. एंड दिस वन एफिशिएंसी ऑफ द पंप एंड एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, क्योंकि कोई भी पंप या मोटर 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट नहीं करते, तो वो वैल्यू वी हैव टू डिटेक्ट, राइट. 0.85 एफिशिएंसी एंड 0.95 फॉर द पंप, ठीक है, फॉर द मोटर, राइट. ठीक है. सो दीज आर द वेरिएबल्स. सो आफ्टर सेकंड स्टेज होमोजेनाइजेशन विल ऑपरेट एट ए 50 बार प्रेशर, 50 बार प्रेशर, राइट. एंड अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, राइट, कि टेम्परेचर इनलेट का होमोजेनाइजर में 65 डिग्री है, लेकिन टेम्परेचर आउटलेट 70 डिग्री है, पर 40 बार इंक्रीमेंट इन द प्रेशर. अब होमोजेनाइजर में क्या हुआ था, 2 बार प्रेशर पे मिल्क अंदर गया था और 150 बार 160 बार पे वो बाहर आ रहा था. सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि पर 40 बार इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन इंक्रीमेंट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट. हर 40 बार जैसे प्रेशर बढ़ रहा था होमोजेनाइजर में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा था, ठीक है. अब कितना टेम्परेचर बढ़ा होमोजेनाइजर में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय दिस रिलेशन we can calculate. P1 is the homogenization pressure, सपोज किया 160, ठीक है. सपोज किया 164. इनलेट प्रेशर विल बी 4 बार, हर 40 बार पे इंक्रीज हो रहा था, प्लस इनलेट टेम्परेचर सपोज किया 65 डिग्री सेल्सियस. तो बाय दिस रिलेशन वी गेट 4 डिग्री प्लस 65 इज इक्वल टू 69. तो आउटलेट में जो होमोजेनाइजर से जब मिल्क बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर 65 ना होके 69 होगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.